Hello students, this is Gajendra Verma, Assistant Professor, Government College, Sojat City. And in this lesson, we are going to study the second part of the essay of friendship written by Francis Bacon. Okay, let's start. पहले पार्ट में हमने कन्फेशन तक कर लिया था, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये लाइन तक कर लिया था। अब हम आगे करते हैं। फ्रेंडशिप के फ्रूट्स के बारे में फ्रांसिस बेकन हमें बता रहे हैं। It is a strange thing to observe how high a rate great kings and monarchs do set upon this fruit of friendship. तो बेकन कहता है कि ये बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ है, बड़ी ही स्ट्रेंज बात है ये बात ऑब्ज़र्व करना, ये देखना कि जो किंग्स और मोनार्क्स हैं, जो राजा और शहंशाह रह चुके हैं, उन्होंने फ्रेंडशिप के फ्रूट को कितनी अहमियत दी है। हाउ हाई ए रेट, यानी कितनी अहमियत दी, कितनी ज़्यादा उसको रेटिंग दी है, किसको, फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को, किंग्स और मोनार्क्स ने। यह बात बड़ी ही अजीब लगती है कि किंग्स और मोनार्क्स ने फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है। ओके, वेयर ऑफ वी स्पीक सो ग्रेट एज दे परचेज इट मैनी टाइम्स एट द हैजर्ड ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड ग्रेटनेस। और कभी कभी तो उन्होंने इसको परचेज़ किया है, किसको, फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को, यानी मित्रता का जो फल है उसको परचेज़ किया है, किस कीमत पर, एट द हैजर्ड ऑफ देयर ओन सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के खतरे को उठाकर, यानी खुद की जान को खतरे में डालकर भी उन्होंने फ्रेंडशिप के फ्रूट को खरीदा है, यानी उसको महत्व दिया है। यानी यह बात बड़ी अजीब लगती है कि पुराने टाइम में राजाओं ने, महाराजाओं ने फ्रेंडशिप को इतनी महत्ता दी है कि कभी कभी तो उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए अपनी सेफ्टी और अपनी ग्रेटनेस तक को दाव पे लगा दिया है, इतना रिस्क लिया उन्होंने। फॉर प्रिंसेस इन रिगार्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉर्च्यून फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट्स कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट। अब आगे बताता है कि प्रिंसेस के लिए यानी राजकुमारों के लिए, क्योंकि वो ऊंचे दर्जे के लोग थे और वो फॉर्च्यून में यानी अपने लाइफस्टाइल में, अपने भाग्य में औरों से बहुत ज़्यादा दूर थे, आम लोगों से बहुत दूर थे वो। फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट्स, अपने प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा से है, और सर्वेंट्स यानी नौकर। तो वो जो प्रिंसेस होते हैं उनका स्तर थोड़ा ऊपर होता है, वो आम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, सब्जेक्ट से, अपने प्रजा से और अपने नौकरों से, परंतु उनको उनसे दोस्ती हो जाती है, उनसे ही दोस्ती होती है। जरूरी नहीं है कि हर प्रिंस की दोस्ती प्रिंस के साथ ही होगी, कई बार प्रिंसेस की, राजाओं की दोस्ती आम लोगों के साथ भी हो जाती है, परंतु उनका जो फॉर्च्यून है, उनका जो स्टेचर है, वो अपने नौकरों से, अपनी प्रजा से काफ़ी ऊपर होता है, उससे काफ़ी दूरी होती है। कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट, तो वो उस फ्रेंडशिप का फ्रूट इकट्ठा नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, यानी क्योंकि दूरी होती है उनमें, एक सामाजिक दूरी होती है, एक सोशल स्टैंडर्ड की दूरी होती है, लेकिन दोस्ती हो जाती है तो उस दोस्ती का वो फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट टू मेक देमसेल्व्स कैपेबल देयर ऑफ, देयर इज सम पर्सन्स टू बी एज इट वर कंपेनियंस एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स टू देमसेल्व्स। तो अगर उनको ऐसे आदमी से दोस्ती हो जाती है जो उनके सोशल स्टेचर में उनसे नीचे होता है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, उसका स्टेचर ऊपर कर देते हैं, उसके स्तर को ऊपर उठा देते हैं, ताकि वो उनके दोस्त बनने के काबिल हो सके और उनकी दोस्ती को मान्यता मिल सके और उसकी दोस्ती का वो फ़ायदा भी उठा सकें, एंजॉय कर सकें उसकी मित्रता का। ओके, विच मैनी टाइम्स सॉल्टेथ टू इनकन्वीनियंस, और जिसके कारण कभी कभी उनको बहुत सी इनकन्वीनियंस का सामना भी करना पड़ता है, असुविधा भी होती है, क्योंकि एक छोटे मोटे आदमी को अगर वो इतने हाई लेवल पे बिठा देते हैं उसकी फ्रेंडशिप के लिए, तो उसके लिए कभी कभी उनको असुविधा भी होती है। इसके एग्जाम्पल आगे मिलेंगे हमें। द मॉडर्न लैंग्वेज गिव अनटू सच पर्सन्स द नेम ऑफ फेवरेट्स और प्राइवेटोल्स। आज की भाषा में ऐसे लोगों को फेवरेट बोला जाता था कि ये तो राजा का फेवरेट है, ये राजकुमार का फेवरेट है, यानी उसका मित्र है। तो फेवरेट्स को या फिर प्राइवेटोस बोल देते हैं, तो उनको वो विशेष सुविधाएं देते थे, उनका लेवल ऊंचा उठा देते थे, क्योंकि वो उनके मित्र थे। एज इफ इट वर मैटर ऑफ ग्रेस और कन्वर्सेशन, क्योंकि ये जो ग्रेस का मैटर था, कन्वर्सेशन का मैटर था, क्योंकि उन व्यक्तियों के साथ वो मित्रता का आनंद तभी ले सकते हैं जब उनका भी स्टेटस उनके जैसा हो जाए।
But the Roman name attains the true use and cause thereof, naming them participes curarum. अब रोमन लैंग्वेज में ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल शब्द लिखा गया है जिससे उसका उनके ट्रू यूज़ का पता लगता है, ट्रू यूज़ और कोज का पता लगता है। एक स्पेशल टर्म गढ़ी गई है ऐसे लोगों के लिए और उसको बोला गया है पार्टिस्पाइस क्यूरेरम। ये पार्टिस्पाइस क्यूरेरम क्या है? हैंड पिक फेवर्ड फ्यू आर कोल्ड पार्टिस्पाइस क्यूरेरम। हैंड पिक फेवर्ड यानी ऐसे लोग जो फेवर्ड हैं, जिनके ऊपर खास अटेंशन दिया जाता है, खास एहसान किया जाता है राजा महाराजाओं द्वारा, तो उनको रोमन लैंग्वेज में पार्टिस्पाइस क्यूरेरम कहा जाता है। ओके, फॉर इट इज़ दैट विच टाइथ द नॉट। तो यही वो चीज़ है जिससे ये नॉट बंधता है, यानी इस टर्म की वजह से, इस तरह की सुविधाएं देने से ही दोस्ती की जो गांठ है वो बनती है, जोड़ बंधन बंधता है। टाई द नॉट का मतलब बंधन बांधना, शादी के लिए भी यूज होता है। एंड वी सी प्लेनली दैट दिस हैथ बीन डन नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंसेस ओनली बट बाय द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट पॉलिटिक दैट एवर reigned। और हम ये भी देखते हैं प्लेनली, हमें साफ साफ नज़र आता है कि ऐसा काम फेवरेट्स बना देना, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आ गया हो तो उसका लेवल ऊंचा उठा देना, यह चीज़ वीक और पैशनेट प्रिंसेस द्वारा ही नहीं की गई है। ऐसे राजकुमारों द्वारा जो कमज़ोर थे या जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जो पैशनेट होते थे, उन प्रिंसेस द्वारा ही नहीं की गई है, परंतु जो वाइजेस्ट थे और मोस्ट पॉलिटिक थे, इन जो सबसे बुद्धिमान थे और बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे, ऐसे लोगों द्वारा भी यह काम किया गया है कि आम लोगों के साथ दोस्ती करके उनका स्टेटस ऊंचा उठाया गया है। Who have oftentimes joined to themselves some of their servants whom both themselves have called friends। जिन्होंने कभी कभी अपने नौकरों के साथ भी दोस्ती कर ली है और जिनको उन्होंने अपना मित्र बोला है। And allowed other likewise to call them in the same manner using the word which is received between private men। और उनके ऊपर एहसान किया है, उनके ऊपर फेवर दिखाया है उनका, और उनको सेम मैनर से बोला गया है, यूजिंग द वर्ड विच इज़ रिसीव्ड बिटवीन प्राइवेट मैन। और ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो प्राइवेट इंसानों के बीच में प्राइवेटली यूज़ किए जाते हैं। तो बैकन ने हिस्ट्री के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि किस तरह से इतिहास में फ्रेंड्स के लिए लोगों ने क्या क्या किया है, राजाओं और महाराजाओं ने। तो आगे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लोगों के, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री से भी वाकिफ़ होना चाहिए इन लोगों की, क्योंकि बेकन ने रोमन हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो आपको रोमन एम्परर्स के बारे में पता होगा। अगर पता नहीं है तो इसमें जो थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको पता लग भी जाएगा। ये ऐसा है जैसे अगर हम हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में भी देखो महाभारत का जिक्र बार बार आता है, रामायण का जिक्र बार बार आता है, और जैसे हमारे हिस्ट्री की जो मुख्य चीज़ें हैं, अकबर है, चंद्रगुप्त मौर्य है, जो महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनकी कहानियाँ हमें मुँह ज़बानी याद है, तो हम इनके एग्जाम्पल बार बार देते रहते हैं। तो ऐसे ही ये अंग्रेज़ लोग हैं, ये रोमन सभ्यता का उदाहरण बहुत देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनके ज़बान पे चढ़ी हुई है, इनके मस्तिष्क में स्थायी रूप से ये कहानियाँ हैं। तो एल सिला हमारे लिए तो ये नई चीज़ है, लेकिन इंग्लिश कल्चर के लोग इस एल सिला को अच्छे से जानते होंगे। एल सिला कौन है? सिला, द कमांडर ऑफ रोम हु रेज्ड द जनरल ऑफ हिज फोर्सेस पोम्पी टू ग्रेट हाइट, आफ्टरवर्ड्स पोम्पी वांटेड हिमसेल्फ फॉर सिलाज ओवरमैच। अब सिला जो था वो रोम का कमांडर था एक, यानी आप राजा के साथ तुलना कर सकते हो, और उसने अपनी जो हु रेज्ड द जनरल ऑफ हिज फोर्सेस पोम्पी, तो उसने उसकी जो सेनाओं का सेनापति था, जनरल था, पोम्पी उसका नाम था, उसको इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया था और उसको मित्र बना करके उसका स्टेटस इतना ऊंचा कर दिया था कि पोम्पी बाद में सिला का ओवरमैच हो गया था। पोम्पी वांट करने लगा था, मतलब अपनी शेखी बधारने लगा था या घमंड करने लगा था सिला का ओवरमैच होने के लिए। यानी सिला ने पोम्पी को मित्र बना के उसका स्टेटस ऊंचा उठाया, लेकिन बाद में पोम्पी ने सिला को ही ओवरमैच कर दिया, यानी उसका स्थान हासिल करने की कोशिश करने लगा। तो एल सिला जो है व्हेन ही कमांडेड रोम, जब उसने रोम को कमांड किया, यानी जब वो रोम का राजा बना, रेज्ड पोम्पी आफ्टर सरनेम्ड द ग्रेट, तो पोम्पी को उसने रेज किया, पोम्पी का उसने स्तर उठा दिया, और बाद में तो पोम्पी का सरनेम बन गया ग्रेट, पोम्पी द ग्रेट।
to that height that Pompey wanted himself for Sylla's overmatch. कि पोम्पी शक बधारने लगा, वांट करने लगा सिल्ला के ओवर मैच के, कि वो सिल्ला से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया है कुछ, यानी ऐसी मित्रता हो गई थी उन दोनों के बीच में कि अब पोम्पी का स्टेटस जो था वो सिल्ला से भी ऊपर हो गया था. फॉर व्हेन ही हैड कैरिड द काउंसिलशिप फॉर ए फ्रेंड ऑफ हिज अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ सिला, एंड दैट सिला डिड ए लिटल रिजेंट थ्रेट एंड बिगेन टू स्पीक ग्रेट, Pompey turned upon him again and in effect bade him be quiet. For that more men adored the sun rising than the sun setting. सेंटेंस लंबा है, दोबारा देख लेते हैं कि जब एक बार ऐसा हुआ था, he had carried the consulship for a friend of his, कि जो पोम्पी का कोई एक मित्र था उसको काउंसिलशिप की पोस्ट देनी थी, यानी कोई एक पद था काउंसिलशिप का वो देना था. तो अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ सिला, सिला ने उसके लिए उसके विरुद्ध ऑर्डर दिया था. परस्यूट का मतलब यहाँ ऑर्डर से है. सिला नहीं चाहता था कि ये पोस्ट उस व्यक्ति को मिले जिसके लिए वो अपने पोम्पी चाहता था कि मिले. तो दोनों में थोड़ा सा टकराव हो गया. तो सिला डिड ए लिटिल रिजेंट, अब सिला ने थोड़ा सा विरोध किया, रिजेंट का मतलब है गुस्सा दिखाया. एंड बिगेन टू स्पीक ग्रेट, और बोलने लगा उसके खिलाफ कि नहीं, पोम्पी के खिलाफ बोलने लगा कि पोम्पी को, इस आदमी को ये पद नहीं देना चाहिए. तो पोम्पी ने फिर क्या कहा, पोम्पी टर्न्ड अपॉन हिम अगेन, पोम्पी उसके खिलाफ खड़ा हो गया और इन इफेक्ट बेड हिम बी क्वाइट, और उसको चुप करवा दिया बोल के कि चुप हो जाओ तुम. फॉर दैट मोर मैन अडोर द सन राइजिंग, कि दुनिया में उगते हुए सूर्य को सलाम किया जाता है, छुपते हुए सूर्य को नहीं. यानी पोम्पी का कहने का मतलब था कि अब मेरी पावर ज़्यादा हो गई है, तुम बुढ़े हो गए हो और तुम अब छुपते हुए सूर्य हो, लोग अब मुझे सलाम करते हैं. तो सीधी सी बात यह है कि मित्रता की कीमत चुकानी पड़ी सिला को. उसने पोम्पी पे विश्वास किया, उसको अपने से भी ज़्यादा, इतना उसको फेवर दिखाया कि वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. और बाद में जब निर्णय लेने की बारी आती थी राजकाज से संबंधित, तो अब पोम्पी की चलने लगी और पोम्पी उसको चुप भी करवा देता था कि तुम चुप बैठो, अब मेरा टाइम आ रहा है. ओके, तो ये सिला और पोम्पी का एक किस्सा सुनाया है. तो ये नेगेटिव वे में दिखा रहा है फ्रेंडशिप को, कि फ्रेंडशिप के किस तरह से पास्ट में नुकसान भी उठाने पड़े हैं लोगों को अंधा विश्वास करके. आगे भी देखिए इसी तरह की एक और घटना होगी जूलियस सीजर की. विद जूलियस सीजर डेसिमस ब्रूटस हैड ऑब्टेन्ड दैट इंटरेस्ट एज ही सेट हिम डाउन इन हिज टेस्टामेंट फॉर एयर इन रिमाइंडर. तो इसी तरह की दोस्ती थी जूलियस सीजर और डेसिमस ब्रूटस के बीच में. जूलियस सीजर बड़ा ही शक्तिशाली पर्सन था रोमन एम्पायर का, तो उसके समय में उसकी दोस्ती थी डेसिमस ब्रूटस से, और ब्रूटस ने ऑब्टेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था ऐसा इंटरेस्ट जूलियस सीजर का कि जूलियस सीजर ने अपने टेस्टामेंट में, अपनी वसीयत में उसको अपना एयर बना दिया था. एयर यानी उत्तराधिकारी बना दिया था, रिमाइंडर, आफ्टर हिज नेफ्यू. उसके भतीजे के बाद राजा कौन बनेगा, ब्रूटस बनेगा. जूलियस सीजर उससे इतना प्रभावित था. एंड दिस वाज द मैन दैट हैड पावर विद हिम टू ड्रा हिम फोर्थ टू हिज डेथ. और यही वो आदमी था, ब्रूटस ही वो आदमी था जिसमें इतनी ताकत आ गई थी कि जिसने जूलियस सीजर को मौत की तरफ धक्का दे दिया, मौत की तरफ खींच के ले गया. तो जूलियस सीजर, अगर आपने प्ले पढ़ा हो शेक्सपियर का या आपको मूवी भी मिल जाएगी तो उसमें आपको सब पता लगेगा कि किस तरह से जूलियस सीजर के साथ उसके मित्र ब्रूटस ने विश्वासघात किया था और उसको मार दिया था. For when Caesar would have discharged the Senate in regard of some ill presages, तो सीजर जो था सीनेट को डिस्चार्ज कर रहा था या डिस्चार्ज कर दिया था. डिस्चार्ज का मतलब है सीनेट को उसने भंग कर दिया था एक बार के लिए. उसकी मीटिंग बुलाई जानी थी, उसने कैंसिल कर दी थी. क्यों कर दी थी, क्योंकि इल प्रीसेज उसको दिखाई दिए थे. इल प्रीसेज का मतलब है अपशकुन दिखाई दिए थे. और अपशकुन विशेष रूप से क्या था, स्पेशली ए ड्रीम ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया उसकी वाइफ थी. उस वाइफ ने एक सपना देखा था जिसमें उसको ऐसा लगा कि अगर सीजर आज सीनेट में गया तो उसकी डेथ हो जाएगी. तो कैलिफोर्निया ने सीजर को मना किया कि तुम आज मत जाओ. तो सीजर एक बार मान भी गया था. जूलियस सीजर अपनी वाइफ का कहना मान के नहीं जा रहा था, लेकिन ब्रूटस उसको ले गया. And especially a dream of California, this man lifted him gently by the arm
out of his chair, telling him he hoped he would not dismiss the Senate till his wife had dreamt a better dream. तो ये आदमी जो ब्रूटस है, दिस मैन, उसने लिफ्ट किया उसको जेंटली बाय द आर्म आउट ऑफ हिज चेयर। उसकी चेयर से उसने बड़ी ही जेंटली अपने हाथ का यूज़ करके उसको उठाया और उसको कहा कि वो उम्मीद करता है, ही होप्ड ही वुड नॉट डिसमिस द सीनेट, कि वो डिसमिस नहीं करेगा सीनेट को, टिल हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड ए बेटर ड्रीम, कि जब तक कि उसकी वाइफ अच्छा सपना नहीं देख लेती। यानी उसने टॉन्ट मारा उस पर कि तुम एक इतने बड़े राजा होकर के ऐसे अपशगुनों पर विश्वास करते हो, और अब मुझे ये लगता है कि तुम तब तक सीनेट को डिस्चार्ज रखोगे जब तक कि तुम्हारी वाइफ को अच्छा सपना नहीं आ जाता। तो ये क्या बात हुई, अब हम सपनों से चलेंगे। तो इस तरह के ताने मार करके वो उसको सीनेट में ले गया। एक्चुअल में होना क्या था, उसी दिन उन्होंने प्लान किया था सीजर को मारने का। सभी ने प्लानिंग कर ली थी कि सीजर जैसे ही सीनेट में आएगा तो हम सभी उस पर हमला कर देंगे और उसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उससे एक दिन पहले कैलिफोर्निया को ये सपना आ जाता है कि आज इसकी मेरे पति की जान खतरे में है, तो वो मना करती है उसको जाने से। लेकिन ब्रूटस के पास इतनी पावर थी, ब्रूटस का इतना वो मुरीद था जूलियस सीजर, कि ब्रूटस उसको हाथ पकड़ के ले गया कि तुम चलो, ये कोई बात थोड़ी है कि इसका बुरा सपना आ गया, तुम सीनेट में नहीं जाओगे। और फिर वही होता है, जब वो जाता है तो वहाँ पे उसकी हत्या कर दी जाती है। ब्रूटस ही होता है चाकू मारने वाला। एंड इट सीम्ड हिज फेवर वाज सो ग्रेट एज एंटोनियस इन ए लेटर विच इज रिसाइटेड वर्बेटिम इन वन ऑफ सीजरोज फिलिपिक्स called him Venefica witch as if he had enchanted Caesar। तो ऐसा ही लग रहा था कि उसका फेवर इतना ग्रेट था, इसका ये जो ब्रूटस था उसका फेवर इतना ज़्यादा था सीजर पे, यानी इतना प्रभाव ज़्यादा था कि एंटोनियस ने एक लेटर में बिल्कुल शब्द से लिखा है। वर्बेटिम का मतलब होता है लिटरली, शब्द से लिखा है इन वन ऑफ सीजरोज फिलिपिक्स। ये सीजरोज फिलिपिक्स क्या है? द फिलिपिक्स आर ए सीरीज ऑफ 14 स्पीचेज कंपोज्ड बाय सिसरो। अगर आपने सिसरो का नाम सुना हो तो सिसरो एक बहुत ही ये प्रसिद्ध लेखक था, उसने ये 14 स्पीचेज लिखी थी जिसको फिलिपिक्स नाम से बोला जाता है। तो फिलिपिक्स में इसका डिटेल है कि किस तरह से जो ब्रूटस था उसको उसका प्रभाव था सीजर पे, और फिलिपिक्स में वेनेफिका बोला है उसको। वेनेफिका होती है एक विच, एक डायन, ए फीमेल हु पॉइजन्स, जो लोगों को जहर दे के मार देती है। तो ब्रूटस की तुलना वेनेफिका से की है सिसरो ने अपने फिलिपिक्स में, एज इफ ही हैड एनचेंटेड सीजर, क्योंकि उसने सीजर को सम्मोहित कर दिया था, इंचेंट कर दिया था, जादू चला दिया था। ओके, तो ये घटना बताई है बेकर ने जूलियस सीजर और ब्रूटस की, कि किस तरह से उन दोनों की इतनी ज़बरदस्त मित्रता थी, लेकिन मित्रता के नाम पे ब्रूटस ने क्या किया, जूलियस सीजर को मार दिया। हालांकि जब अब आप पूरा डिटेल में जाओगे तो ब्रूटस भी अपनी जगह कुछ सही था, जूलियस सीजर जो था वो थोड़ा सा तानाशाह होता जा रहा था। तो ब्रूटस ने रोम की भलाई इसमें समझी कि अब सीजर को मार देना चाहिए, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप के नाम पे दबा था वो। नेक्स्ट ऑगस्टस का जिक्र आता है आगे। ऑगस्टस रेज्ड एग्रिप्पा दो ऑफ मीन बर्थ टू दैट हाइट एज व्हेन ही कंसल्टेड विद मैसिनास अबाउट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर जूलिया। अब ऑगस्टस रोमन एम्परर था, उसकी दोस्ती एग्रिप्पा से थी, और वो मीन बर्थ का था, यानी उसके जो जन्म हुआ था वो काफ़ी नीचे घराने में हुआ था। तो उसने उसको उस हाइट पे ला दिया एग्रिप्पा को कि जब उसने मैसिनास से कंसल्ट किया। मैसिनास क्या है यहाँ पे? रॉयल काउंसलर्स, जो उसके सलाहकार थे। जब उसने अपने सलाहकारों से सलाह की किस विषय पे? अबाउट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर जूलिया, उसको जूलिया की शादी करनी थी। Maecenas took the liberty to tell him that he must either marry his daughter to Agrippa or take away his life। तो उसके रॉयल जो काउंसलर थे, जो सलाहकार थे, उन्होंने उसको ये कहा कि तुम्हें तो अब अपनी बेटी की शादी एग्रिप्पा से करनी पड़ेगी, और अगर तुम उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते तो उसको मार दो। ओके, क्योंकि एग्रिप्पा का स्टेटस अब इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि या तुम उसको मार दो या फिर अपनी बेटी की शादी करके इसको बना लो युवराज। ओके, देयर वॉज नो थर्ड वे, तो कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ही हैड मेड हिम सो ग्रेट, क्योंकि उसने उसको इतना ग्रेट बना दिया था। तो
ये देखिए आप यहाँ पे भी फ्रेंडशिप जो है नुकसान कर रही है। विद टिबेरियस सीजर सीजनस हैज़ ascended to that high as they two were termed and reckoned as pair of friends। अब एक और जिक्र आया है एक और राजा का जिसका नाम है टिबेरियस सीजर। ये जूलियस सीजर नहीं है, अलग है। उसकी दोस्ती सीजनस थी और सीजनस ने इतना असेंड कर लिया था, इतना ऊंचा उठा लिया था अपने आप को कि वो दोनों जो थे उनको ए पेयर ऑफ फ्रेंड्स बोला जाता था, यानी दोनों को दो जिसमें एक जान बोला जाता था। टिबेरियस इन ए लेटर टू हिम सेथ हाइक प्रो एमिसिटिया नोस्ट्रा नॉन अकल्टावी। अब ये लैटिन वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो आप देख सकते हो। ही हैड नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन द डिटेल्स ऑफ देयर एंड्योरिंग फ्रेंडशिप, कि उसने टिबेरियस ने ये बात एक लेटर में कही भी है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है उसकी जो डिटेल है उसने किसी से भी नहीं छुपाई, यानी सबको पता है हमारी फ्रेंडशिप के बारे में। एंड द होल सीनेट डेडिकेटेड एन ऑल्टर टू फ्रेंडशिप एज टू ए गॉडेस। और जो पूरी सीनेट थी उनके जो पूरे जो दरबारी लोग थे उन्होंने एक ऑल्टर बनाया, एक आप कह सकते हो एक मूर्ति बनाई फ्रेंडशिप की, टू ए गॉडेस की तरह, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट डियरनेस ऑफ फ्रेंडशिप, उस मित्रता की याद में उन दोनों की। द लाइक और मोर वॉज बिटवीन सेप्टिमस सेवरस और प्लोटिनस। अब एक और जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनका जिक्र आया है, वो है सेप्टिमस सेवरस। अब ये कौन था? ये भी रोमन एम्परर था। हिज रेन इज़ नोटेबल फॉर द मिलिटराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एक रोमन एम्परर था, आपके लिए इतना ही बहुत है। और प्लोटिनस उसका फ्रेंड था। फॉर ही फोर्स्ड हिज एल्डेस्ट सन टू मैरी द डॉटर ऑफ प्लोटिनस। अब इस राजा ने, कौन से राजा ने? इसने सेप्टिमस सर्वस ने अपने एल्डेस्ट सन को फोर्स किया था कि वो प्लोटिनस की डॉटर से शादी कर ले। एंड वुड ऑफन मेंटेन प्लोटिनस इन डूइंग अफ्रंट्स टू हिज सन। और वो हमेशा अपने सन का पक्ष नहीं लेता था, अपने मित्र का पक्ष लेता था जब भी कभी कोई विवाद होता था। अफ्रंट्स का मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़े। ओके। एंड डिड राइट ऑल्सो इन ए लेटर टू द सीनेट बाय दीज वर्ड्स, आई लव द मैन सो वेल एज आई विश ही मे ओवरलिव मी। और उसने अपनी सीनेट को यह भी बताया था कि मैं अपने मित्र प्लोटिनस से इतना प्यार करता हूँ कि मैं इच्छा करता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा जिए। नाउ इफ़ दीज प्रिंसेस हैड बीन एज ट्रेजन और मार्कस ओरेलियस। दो और हिस्टोरिकल फिगर्स का जिक्र आया है, ट्रेजन और मार्कस ओरेलियस। तो ये दोनों ही अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है। इफ़ दीज प्रिंसेस हैड बीन एज ट्रेजन और मार्कस ओरेलियस एज मैन माइट हैव थॉट दैट दिस हैड प्रोसीडेड ऑफ एन अबंडेंट गुडनेस ऑफ नेचर। तो अगर ये सारे प्रिंसेस जिनका भी ऊपर जिक्र हुआ है, जिन्होंने दोस्ती की थी छोटे लोगों से और बाद में धोखा भी खाया था, अगर ये ट्रेजन और मार्कस ओरेलियस जैसे होते तब तो हम कह सकते थे, क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही वाइज लोग थे, तो हम ये सोच सकते थे कि दैट दिस हैड प्रोसीड ऑफ एन अबंडेंट गुडनेस ऑफ नेचर, कि ये बातें इसलिए हो गई क्योंकि ये खुद बहुत भले इंसान थे। यानी ये जो ट्रेजन और मार्कस ओरेलियस है ये बहुत ही अच्छे लोग थे, इनका नेचर बहुत ही अच्छा था। तो अगर ये सारे प्रिंसेस जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, अगर ये इन जैसे होते तब तो हम कह सकते थे कि भाई इनका गुडनेस ऑफ नेचर था जिसकी वजह से इन्होंने इतना महत्ता दी फ्रेंडशिप को, इतना प्यार किया अपने मित्र से। बट बीइंग मैन सो वाइज ऑफ सच स्ट्रेंथ और स्पिरिट ऑफ माइंड एज सो एक्सट्रीम लवर्स ऑफ देमसेल्फ एज ऑल दीज वर। परंतु ऐसे ऐसे लोग भी जो थे, इनमें वो लोग भी थे जो बहुत ही वाइज थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका माइंड जो था बहुत ही सवियर था, यानी कठोर था माइंड उनका, कड़े निर्णय लेने की क्षमता थी उनमें। और एक्सट्रीम लवर्स ऑफ देमसेल्फ, और खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। इट प्रूव्स मोस्ट प्लेनली दैट दे फाउंड देयर ओन फेलिसिटी। तो इस बात से तो यही बात जाहिर होती है कि हमने ऊपर देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों का जिक्र हुआ है जिन्होंने फ्रेंडशिप में धोखा खाया है। तो एकमात्र ये कारण नहीं था कि उनका नेचर अच्छा था, कि वो स्वभाव से बहुत भले थे इसलिए उन्होंने मित्रता में धोखा खाया या मित्रता की। कुछ लोग तो उसमें बहुत ही चतुर थे, बहुत ज़्यादा खुद को प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने भी फ्रेंडशिप में धोखा खाया। तो इसका मतलब ये है, यह बात साबित होती है, कौन सी बात साबित होती है? इट प्रूव्ड मोस्ट प्लेनली दैट दे फाउंड देयर ओन फेलिसिटी, कि उन्होंने अपनी खुद की प्रशंसा, फेलिसिटी का मतलब यहाँ पे प्रसन्नता है, खुशी है, इंटेंस हैप्पीनेस है, कि उन्होंने अपनी जो उनकी खुशी थी वो अधूरी महसूस कर रहे थे। दो एज ग्रेट एज एवर हैपन टू मोर्टल मैन बट एज एन हाफ पीस, कि वो अपनी फेलिसिटी को, अपनी प्रसन्नता को आधी अधूरी मान रहे थे, कुछ कमी लगती थी उनको। एक्सेप्ट दे माइट हैव ए फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, और शायद उनको अपनी प्रसन्नता को पूरा करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता थी। माउट लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है माइट। एंड येट विच इज़ मोर दे वर प्रिंसेस, और इसके अलावा वो प्रिंसेस थे,
आम इंसान थोड़ी थे, वो प्रिंसेस थे। दैट हैड वाइव सन नेफ्यूज, और प्रिंसेस होने के कारण उनके बहुत सारी उनकी पत्नियां भी थी, उनके मित्र सॉरी उनके बेटे भी थे, उनके नेफ्यू भी थे। एंड येट ऑल दीज कुड नॉट सप्लाई द कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, परंतु ये सारे लोग, ये जो सारे रिश्ते हैं पत्नी के, बेटे के, भतीजे के, ये सारे वो सुख नहीं दे सकते जो सुख एक फ्रेंडशिप में मिलता है, कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ बेकन ये कहना चाह रहा है कि भले ही लोग कैसे भी रहे हों, कभी कभी मित्रता का सुख ऐसा होता है जो किसी और से नहीं मिलता, वो सिर्फ मित्र से ही मिलता है। और इस सुख को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। ओके, कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे पूरी लाइन का मैंने मतलब लिखा है, ये आपको देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कि बेकन रिट्रेट्स हिज कंटेंशन बाय सेइंग दैट ऑल दिस एमिनेंट मैन हैड एक्सेस टू ऑल प्लेजर ऑफ लाइफ, फैमिली, वेल्थ एंड पावर। ये जो सारे लोग जिनका भी हमने जिक्र किया है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ थी इनके पास, पत्नियाँ थी, पुत्र थे, वेल्थ थी, पावर थी। दे फेल टू ड्रॉ ए लाइन इन देयर रिलेशन विद देयर चम्स, परंतु वो अपने मित्रों के साथ, चम का मतलब होता है लंगोटिए यार, छोटे जो बचपन के जो मित्र होते हैं, वो अपने मित्र के साथ एक मर्यादा की लाइन को वो खींचने में नाकाम रहे। यानी मित्र के साथ उनके रिश्ते ऐसे थे कि कोई सीमा नहीं थी उसकी। लेटर द सेम अडोर्ड फ्रेंड्स ब्रॉट देम डिफीट, डिजास्टर एंड इवन डेथ, और बाद में वही मित्र उनके दुख का कारण बने, उनके विनाश का कारण बने, उनकी मृत्यु का कारण भी बने। तो फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी अपने आप को अधूरा महसूस करता है, भले ही राजा हो, भले ही प्रिंस हो, या कोई भी गरीब इंसान हो। तो कई लोगों ने तो फ्रेंडशिप की कीमत भी बहुत ज़्यादा चुकाई है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेसन में अपने करते हैं इसका पार्ट 3, थोड़ा सा बड़ा है इससे, इसलिए इसके पार्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट, then subscribe and like the channel and the lesson and the video also. Okay student, goodbye.